हाय, वेलकम टू BHO। आज हम लोग सॉइल यानी कि मृदा के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक्चुअली एक वीडियो क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने एक्चुअली आप लोगों के साथ में अपलोड की थी। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हमारा डिस्कशन होगा, हम बात करेंगे सॉइल, और सॉइल में स्पेशली हमारा डिस्कशन होगा सॉइल कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। खूब एक्चुअली महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और एग्जामिनेशन स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है, और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आप लोगों के क्लियर होंगे। सो लेट्स गो। क्लास रोकी थी, ओके, एम आई राइट? दैट इज द सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। हम लोग इसी पर लेकर के बात करते हैं। मैं एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा सा एक बार और लेकर के चलता हूँ और समझाता हूँ काफी डिटेल में, ओके? किसी को भी कोई डाउट से कंफ्यूजन हो सो प्लीज एक्चुअली मुझे पूछते जाएं, राइट? दैट्स व्हाट। सो सॉइल कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण, व्हाट इज दिस? क्या है ये? सो लुक हियर। If soil erosion and exhaustion are caused by the humans, by corollary, they can also be prevented by the humans. यदि मृदा अपरदन और मृदा का क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। Nature offers enough opportunities for human to develop their economy without disturbing the ecology balance. बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपने अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। Soil conservation is a methodology to maintain soil fertility, prevent soil erosion and exhaustion, and improve the degradation condition of the soil. मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जाता है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है, और मिट्टी की निम्नलिखित दिशाओं को सुधारा जाता है। Have you all got here? किसी को कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप लोग साथ साथ मुझे पूछते भी जाना। कंटिन्यू, ओके? हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पर आपको समझाया, देन वी जस्ट गोइंग ऑन। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सॉइल इरोजन इज एसेंशियली एग्रेवेटेड बाय द फॉल्टी प्रैक्टिसेस, ओके? मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। द फर्स्ट स्टेप इन एनी रैशनल सॉल्यूशन इज टू चेक ओपन कल्टिवेबल लैंड्स ऑन स्लोप्स फ्रॉम फार्मिंग, ओके? किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है, राइट? नेक्स्ट, लैंड विद द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 15 to 25% should not be used for cultivation. If at all the land is to be used for the agriculture, terrace should be carefully be made on, okay? 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी हो भी जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। क्लियर है? यहां पर हम लोगों ने दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की। सबसे पहला जो जनरली हमारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बना करके पूछते हैं, और वो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय द सॉइल कंजर्वेशन, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सॉइल कंजर्वेशन? प्लीज एक्सप्लेन इन ब्रीफ टू द सॉइल कंजर्वेशन। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में मृदा संरक्षण को समझाइए। एक्चुअली इस तरीके से कई क्वेश्चंस डायरेक्टली रेज होते हैं, तो उसको यहां पर हम लोगों ने आंसर करने के लिए बताया। आर यू गॉट? मैंने क्या कहा कि मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है, और नंबर 3, मिट्टी की निम्नीकरण दिशाओं को सुधारा जाता है। गॉट इट हियर? इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो यहां पर डायरेक्टली उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे? इसमें 3 एक्चुअली पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नंबर 1, सॉइल कंजर्वेशन इज अ मेथोडोलॉजी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, नंबर 1। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड एग्जॉशन, नंबर 2। नंबर 3, improve the degraded conditions of the soil. So these are the 3 most important activities to perform for the soil conservation. ये 3 सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो हमें मृदा के संरक्षण के लिए करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है
अभी हम लोगों ने जब डिस्कस की थी प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल यानी कि मृदा की समस्याएं, सो इन दैट एक्चुअली प्रॉब्लम ऑफ सॉइल वी हैव सीन, हम लोगों ने देखा a very large or actually a very great extent of the problem occurs with the soil erosion. ओके मतलब जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में आती है वो समस्या सबसे बड़ी कहां पर है? सबसे बड़ी समस्या का संबंध सीधे सीधे अगर हम कहें तो मृदा के अपरदन से है। और एक दूसरी बात हमारे पास में आती है, इसी के लिए हम लोगों ने यहां पर सबसे पहला स्टेप डिस्कस की कि हाउ वी कैन एक्चुअली स्टॉप टू दैट काइंड्स ऑफ द सॉइल इरोजन एक्टिविटीज। इस प्रकार की अगर हम कहें तो मृदा के अपरदन की गतिविधियों को रोका कैसे जा सकता है, जिसमें सबसे पहली बात वेयर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉइल इरोजन ऑकर्स, सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन कहां होता है? सो दैट इज एवरीवन कैन से, सब लोग बता सकते हैं, ऑन स्लोप्स, ढलानों पर। कहां पर होता है? ऑन स्लोप्स, ढलानों पर होता है। सो दैट इज सो सिंपल, वेरेवर वी सी द वेरी स्लोप्स यानी कि जहां पर भी हमको ढलान दिखाई देती है, ओके जनरली वहां ऐसे किसी भी जगह की यदि बात करते हैं, सो वी एक्चुअली हैव डिस्कस्ड टू, अभी हम लोगों ने एक बात भी की थी, मैं एक्चुअली आप लोगों से वो क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा कि व्हाट डू मीन बाय द माउंटेन सॉइल एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्वतीय मृदा से क्या आप समझते हैं, उसकी क्या लक्षण, क्या विशेषता है, प्लीज बताइए। एनीवन ऑफ यू, आप लोगों में से कोई भी प्लीज बताइए। एम आई ऑडिबल? यस सर। बोलिए ना। Yes, sir. Formed in the forest area. ज्ञान होती है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है सर? सर क्वेश्चन क्या है? अरे वाह, देखो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द माउंटेन सॉइल, गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्वतीय मृदा क्या है, कुछ लक्षण बताएं, कुछ विशेषताएं बताएं। सर यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें सर ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। सर ढलान के कारण इसका अपरदन ज्यादा होता है और जो जैविक पदार्थ हैं वो ढलान से बहकर तल छठी में या निचले इलाकों में जाकर जमा हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, यही मुझे एक सबसे महत्वपूर्ण बात चाहिए थी कि बेसिकली हम लोगों ने देखा कि सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन, सबसे पहली बात कि सॉइल इरोजन ऑकर्स हाईली इन द स्लोप और द स्लोपी एरियाज, है ना। मतलब क्या हो जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, उन ढलान वाले क्षेत्रों पर सर्वाधिक मात्रा में अपरदन होता है, स्पेशली माउंटेन रीजन में। तो बहुत सिंपल, सबसे पहली बात तो अपन ने यह बात की कि दरअसल एक्चुअली यहाँ पर ह्यूमस खूब मिलता है। हालांकि एक्चुअली अ वेरी थिनेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल वी फाउंड ओवर देयर, यानी कि मृदा की काफी पतली परत हमको देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कोशिश लोग यहाँ पर करते हैं कि दे कैन हैव द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि वे वहां कृषि कार्य कर सकें। But when actually we do the agriculture practice, we need to plow, and when actually we plow, the soil particles getting loose and very heavy amount of erosion occurs in these places. तो होता यह है कि कृषि कार्य के दौरान जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर जुताई करते हैं, जुताई करने के कारण मृदा के कण ढीले पड़ जाते हैं, मृदा के कण ढीले होने के कारण से, ढलान होने के कारण से यहाँ अपरदन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक जनरल, एक सामान्य सा एक्चुअली क्या किया जाता है, सजेशंस दिया जाता है कि द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कदम आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला एक्चुअली एक काम करें आप, क्या काम करें कि वेरेवर यू सी द ओपन लैंड्स इनटू द स्लोप्स, स्टॉप टू डू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देयर। यहां पर आप किसी भी स्थान पर जहां पर खुले मैदानी क्षेत्र आप देखते हो ढलान में, वहां पर आप कृषि कार्य मत करो। डू नॉट डू मैक लूज द सॉइल पार्टिकल्स देयर, अदरवाइज दे विल इजीली गेट इरोडेड बाय एनी ऑफ द मीन, है ना। वहां पर आप मृदा के कणों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वो किसी भी के कारण क्या हो जाएंगे, सरलता से वहां से अपरदन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली हम लोगों ने यहां पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन वी हैव डिस्कस्ड। मृदा संरक्षण के दूसरे तरीके को हम लोगों ने बात करी। हैव यू ऑल गॉट इट हियर? किसी को भी कुछ डाउट से कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे पूछते भी जाया करें। सर हाँ जी, जब अपन को वहां पे खेती करना ही नहीं है तो फिर अपन को क्या उससे फर्क पड़ता है कि वो उपजाऊ रहे या ना रहे? हाँ बहुत बढ़िया, अगर खेती नहीं करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खेती करना है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। और अगर ढलान हो तो मत करना।
हाँ यही तो बोल रहे हैं ना अपन कि ढलान वाले खेत, जो जहाँ पे ढलान है वहां पे खेती करने से रोकना चाहिए। हाँ तो सर ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? जब खेती नहीं करेंगे तो अपन को क्या है, मिट्टी बह जाए तो बह जाए, फिर अपन को क्या फर्क पड़ता है देखो उससे? एक्चुअली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कई लोग होते हैं जिनके पास में भूमि नहीं होती है। लोग कहते हैं कि मैं अपने मेहनत पर विश्वास करता हूँ, ओके, जहां लात मारूंगा वहां पे कुआं खोद दूंगा, पानी निकाल दूंगा। सुना है कि नहीं? पथरीली बंजर भूमि भी लोग खोदना शुरू कर देते हैं इस आशा से कि एक दिन ये भी कुछ उगाएगा। सुना है कि नहीं? किसान लोग बड़े मेहनती होते हैं, तो उनको दिशा निर्देश दे देना बेहतर है कि ऐसा करने से आप भूमि को उपजाऊ नहीं बना रहे और खराब कर दे रहे हो। ठीक है? यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें सब लोग शामिल नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही शामिल होंगे, लेकिन भाई मृदा का अपरदन तो हो रहा है ना, इस पर ध्यान देना है। ठीक है? हाँ जी। सर ये वनों में आदिवासी लोग जो रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, वो तो करते ही होंगे खेती। वो तो करते ही हैं खेती, करते ही हैं खेती, और उस खेती के बारे में हमारी चर्चा होगी। काफी जबरदस्त तरीके से हम लोग बात करेंगे। आप लोग उसे काफी अच्छे नाम से भी पुकारते हैं, क्या कहते हैं अपन को वाली खेती? झूम कृषि, याद है ना? झूम कल्टीवेशन, हाँ, झूमिंग है ना। तो इन सब पर अपन बात करेंगे। एग्रीकल्चर का टॉपिक हमारा आगे आएगा, अपन उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ओके, चिंता मत करो। तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। अभी हम लोग फोकस करते हैं सॉइल कंजर्वेशन। लेकिन तुम्हारा बिल्कुल कहना गलत नहीं है कि वो भी एक कारण है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, मृदा की समस्या के लिए, जिसको हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जहां तक मुझे लगता है। मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझाया भी था। ओके, चलिए आई एम मूविंग ऑन, आगे चलता हूं। देखिएगा, ओवरग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये देखिएगा, overgrazing and shifting cultivation in many parts of the India have affected the natural cover land and given rise to extensive erosion. भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है। ओके, it should be regulated and controlled by the educating villagers about the consequences. जिससे विस्तृत अपर्दन के प्रभाव में आ गए हैं। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवाकर अति चराई और स्थानांतरित कृषि को नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? सबसे पहली बात, बेसिकली हमारे पास में विच एक्चुअली फैक्टर स्टॉप्स फ्रॉम द इरोजन ऑफ द सॉइल, कौन सा कारक है जो मृदा को अपर्दन होने से रोकता है? दैट इज द वेजिटेशन, वो है वनस्पति। देयर रूट्स होल्ड सॉइल टू स्टे ऑन इट्स प्लेसेस। इनकी जो जड़ें होती हैं वे दरअसल मृदा को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए उन्हें जकड़ कर रखते हैं। क्लियर है? बट एक्चुअली ड्यू टू द ओवरग्रेजिंग एंड विदाउट एनी लिमिटेशंस, मतलब अनावश्यक अति चराई के कारण से, बिना किसी प्रकार की सीमा के कारण से, दिस एक्चुअली वेजिटेशंस आर कंटिन्यूअसली गेटिंग रन आउट। ये जो वनस्पतियां हैं निरंतर यहां पर समाप्त होती जाती हैं, एंड द soil particles getting loose and easily get eroded, और ये मृदा के कण बहुत सरलता से, अगर हम कहें तो क्या हो जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं और अपर्दन हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास में एक्चुअली यहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, अभी किसी ने पूछा सर झूमिंग, है ना? तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको स्लेश एंड बर्निंग प्रोसेस भी कहा जाता है। झूम कहते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में जो जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स, दिस ट्राइब्स डू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब क्या है ये? तो बहुत सिंपल है, दैट इज एक्चुअली कि जनजातियां कुछ ऐसी होती हैं, देयर आर एक्चुअली ट्राइब्स व्हिच आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगलों में निवास करते हैं, एंड ड्यू टू लैक ऑफ देयर एक्चुअली एग्रीकल्चर लैंड इनटू द फॉरेस्ट एरियाज, दे आर इन कंपल्शन टू कट द ट्रीज एंड प्रिपेयर देयर एग्रीकल्चर लैंड, है ना? यहां पर क्या हो जाता है? जंगलों में निवास करने वाली जनजातियां जो होती हैं, इन जनजातियों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि उनके पास में कृषि भूमि का अभाव होता है, कृषि भूमि नहीं है, और मजबूरी में उन्हें क्या करना होता है? कृषि भूमि को तैयार करने के लिए जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट देना पड़ता है, और वो वहां कृषि भूमि को तैयार कर लेता है। एंड विद दैट ऑफ एक्चुअली वी से देयर नोमेडिक टेक्निक्स, दे डू परफॉर्म द एग्रीकल्चर और द क्रॉपिंग प्रोडक्शन ओवर देयर, एंड फाइनली व्हेन एक्चुअली द फर्टिलिटी गॉन
lost by that land, they shift their agricultural land by cutting and performing the same functions into the another place in the forest area. तो यहां पर क्या हो जाता है, जब यहां पर दरअसल इतना करने के बाद, कृषि यानी कि फसल को प्राप्त कर लेने के बाद में जब उन्हें उस भूमि पर से उपजाऊपन समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, तो उपजाऊपन के समाप्त होने के बाद में अब उन्हें उस स्थान को छोड़कर के किसी अन्य स्थान पर जाना होता है जहां वो वही कार्य करते हैं। वहां भी बहुत बड़े भूभाग पर वो वृक्षों को काट देते हैं, कृषि भूमि का निर्माण करते हैं। एंड दे लेफ्ट बिहाइंड द ओपन लैंड विदाउट वेजिटेशन, और वो अपने पीछे एक बहुत बड़े खुले खेत की भूमि को छोड़ जाते हैं टू गेट ग्रो अप नेचुरली, ताकि उसका प्राकृतिक रूप से ही, ठीक है, उसका निर्माण हो जाए। बट दैट लेड टू द इंटेंसिटी एक्सटेंसिव इरोजन, वहां पर काफी कुछ अगर हम कहें तो यहां पर अपरदन की समस्या होती है। हैव यू ऑल गॉट? समझ में आया ना सब लोगों को? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड, राइट। चलिए, सो बेसिकली हमारे पास में हम जो डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक्चुअली यहाँ पर आगे आप लोगों को बताया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टेरेस फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसे टेरेस फार्मिंग को लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पिक्चर में एक्चुअली इमेज में आपको वही चीज मैंने आपको दिखाया। अब एक सबसे खास बात है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द एक्चुअली एक्टिविटीज, ऐसे कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं बाय विच वी कैन एक्चुअली स्टॉप द सॉइल इरोजन, जिसके माध्यम से हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। वी कैन एक्चुअली इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हम मृदा के उपजाऊपन को बढ़ा सकते हैं। ओके, एंड बाय दिस वे, और इस तरीके से एक्चुअली हमारे पास में सारी एक्टिविटीज प्रॉपर्ली हम रन हो सकती है। समझ में आया? तो वो क्या क्या है, उन सबको लेकर के काफी डिटेल में अपन बात करेंगे। सो प्लस फीस, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा काउंटूर बंडिंग, नेक्स्ट contour terracing, regulated forestry, controlled grazing, cover cropping, mixed farming, crop rotation are some of the remedial measures which are often adopted to reduce the soil erosion. ठीक है, ये सब अलग अलग हैं, सबके बारे में समझाते जाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा शस्यावर्तन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, और सही बोल रहा हूं ना मैं? चलिए, सो एक्चुअली एक एक करके मैं सारी चीज समझा देता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्टूर बंडिंग। कॉन्टूर बंडिंग से पहले एक्चुअली आप लोग थोड़ा सा कॉन्टूर वर्ड के बारे में समझ लीजिएगा। ओके, समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समोच्च रेखा क्या होता है। सो समोच्च रेखा आप समझिएगा, कॉन्टूर लाइन, ठीक है, इसे हम कहते हैं समोच्च रेखा। ठीक है, सो कॉन्टूर लाइन मतलब क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, दे आर द मैप लाइन्स, ये मानचित्र रेखाएं होती हैं। दीज आर द मैप लाइन्स, ये मानचित्र रेखाएं होती हैं। ओके, द लाइन ऑन द मैप विच जॉइन इक्वल हाइट्स। ओके, मतलब मानचित्र पर वह रेखा जो एक समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज द कॉन्टूर लाइन, उसे समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? मेरे को रिस्पॉन्स करते जाएगा तो मैं फटाफट आगे बढ़ते जाऊंगा। यस सर, है ना, दैट्स गुड, राइट। चलिए, सो बेसिकली हम लोगों ने कॉन्टूर वर्ड यानी कि समोच्च रेखा के शब्द के बारे में तो समझ लिया। नाउ आई से कॉन्टूर बंडिंग।
अब उसी के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, उसी की अवधारणा को हमने समझा है। और अब जब हम बात करते हैं कॉन्टूर बंडिंग के बारे में, तो बंडिंग मतलब क्या होता है? बंडिंग का मतलब मेड़बंदी, मेड़बंदी, बंडिंग। आप लोगों ने देखा होगा कई बार। हाँ जी, सर समोच्च रेखा को फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। आप लोग ना थोड़ा सा फास्ट रिस्पांस रखा कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, कोशिश है सब। मैंने बताया समोच्च रेखा, ओके, इसको नोट भी करते जाना। यह एक मानचित्र रेखा है, ठीक है? मानचित्र रेखा का मतलब इसको मानचित्रों पर, मैप के ऊपर ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कौन सी वाली, किस टाइप के, एक्चुअली इससे क्या प्रदर्शित करते हैं अपन लोग? तो यहाँ पर समोच्च रेखा जो है, इसका क्या प्रदर्शित होता है कि मानचित्र रेखा है जो धरातल पर, ठीक है, जो धरातल पर एक समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, ठीक है? जो धरातल पर एक समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, इसको बोलते हैं समोच्च रेखा। दैट इज वी कॉल्ड एज द कॉन्टूर लाइन। अभी किसी को डाउट है? तब आपको आवाज नहीं आ रही थी शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, राइट, दैट्स गुड। चलिए, नाउ गेटिंग बैक। अब यहां पर अपन देखेंगे तो यहां पर हमारे पास में है कॉन्टूर बंडिंग। सबसे पहले अब समझ में आ जाएगा। तो कॉन्टूर का मतलब समझ में आया, समोच्च रेखा। तो बंडिंग, बंडिंग मतलब क्या है? मेड़बंदी। मेड़बंदी मतलब क्या हो जाता है? बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, अपन लोग क्या करते हैं जब गार्डन प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये है हमारे पास में हमारा घर, ओके, ये हमारा घर है और ये हमारी घर की बाउंड्री, राइट, ये हमारी घर की बाउंड्री। अब जनरली समझ लो कि ये है हमारे पास वो मेन गेट। सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, हाँ। अब ये जो है, ये है हमारे पास में गार्डन। चलो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये है, ओके, ये हमारा बन गया घर, ओके, और यहां पर हमने बनाया हमारा गार्डन। ये यहां से हमारा मेन गेट, ठीक है, और फिर ये हमारे पास में इधर पे एक गार्डन। समझ गए? ओके, यस सर, दैट्स गुड। यस सर। ये जो दो गार्डन अपन ने प्रिपेयर किए हुए हैं, ये जो दो गार्डन प्रिपेयर किए हुए हैं, एक तो साइड में बनाया है, एक यहाँ पर। इसको पूरा आगे तक इसलिए नहीं क्योंकि अपन कार वार अगर गाड़ी वाड़ी कुछ रखेंगे तो गार्डन खराब होगा, जगह खराब हो जाएगी, ठीक है? चलो भैया, अब तो क्या करते हैं, जो गार्डन बनाया, गार्डन पर रोक कैसे लगाइए? ये क्या बनाया है? ये बंडिंग है। क्या है ये? बंडिंग। ताकि यहां की मिट्टी और कीचड़ जो है बाहर आकर के नहीं फैले, समझे? क्या कहते हैं इसको? बंडिंग। मेड़। इसको कहते हैं मेहड़। समझ में आ गया? ताकि गार्डन की मिट्टी और पानी, कीचड़ बाहर नहीं आना चाहिए, समझे? गॉट इट हियर? दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। यस सर। अब यहां पर कॉन्टूर बंडिंग की बात करेंगे। तो कॉन्टूर बंडिंग का काम क्या हो जाता है? कॉन्टूर बंडिंग, सबसे पहली बात, समोच्च रेखा, मतलब किसी भी प्रकार के ढलान पर, मतलब विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में एक समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को क्या कर देते हैं, आपस में लाइन बना करके जोड़ते हैं। और एक यहां पर क्या करते हैं, कॉन्टूर टेरेसिंग, यानी कि कॉन्टूर टेरेस मतलब क्या होता है? टेरेस का मतलब जैसे छत होता है, ओके, लेकिन यहां पर स्पेशली क्या हो जाता है, छत पर जाने के लिए सीढ़ी के रूप में आप मान के चलिए, ठीक है ना, मतलब सीढ़ीदार खेती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ढलान पर एक्चुअली एक समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिला लेते हैं और वहां पर सीढ़ियों जैसा बना लेते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को मैप में? सीढ़ी जैसा बनाता है। यस सर। अब सीढ़ी में क्या हो जाएगा, पानी डालोगे तो पानी नीचे गिरेगा। तो सीढ़ी के जो कॉर्नर हैं, सीढ़ी के जो किनारे हैं, ओके, इन किनारों पर अपन लोग क्या करते हैं, कॉन्टूर बंडिंग कर देते हैं, ताकि वहां से कीचड़, पानी और मिट्टी बाहर नहीं जाए। समझ में आया? यस सर। समोच्च रेखा के Yes, अनुसार sir. मेड़बंदी और समोच्च रेखा सीढ़ीदार खेती।
तो ये दो काम अगर अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बेनिफिट ये होगा। पहली बात तो ये कि दरअसल जो पानी बहता है, जो बहुत तेजी से बहता है, अगर सीधे बहेगा तो दरअसल हमारे पास में जब ये इस तरीके से हर सीढ़ी से निकलते हुए बहेगा तो दरअसल इसकी बहाव कम रहेगा। ओके, इसका फ्लो का स्पीड जो होगा, इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। इसलिए एक्चुअली पहली बात तो ये कि यहां पर मिट्टी कम से कम यहां पर वो अपने साथ में रिमूव करेगा। और अगर करेगा भी, अगर कोशिश भी अगर करेगा तो वो हमारी जो ठीक है बंडिंग्स हैं, यानी कि जो हमारे पास में मेड़ है, ये उनको रोक लेगी। क्लियर है? सो दैट इज वन ऑफ द वे, ये एक तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का, मृदा संरक्षण का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री। ओके, नियमित वानिकी, मतलब वनों को लगाना हमें छोड़ना नहीं है, लगातार आप रेगुलरली एक्चुअली फॉरेस्ट्री करते रहो। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये होता है कि फॉरेस्ट जो है वहां पर बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, वनों में खूब सारे वनोत्पाद भी प्राप्त होते जाते हैं। एम आई राइट? यस सर। तो इसी कारण से क्या हो जाता है, जब आप मतलब आपने क्या करते हैं, लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या है, एक दिन जोश में आ गए, बहुत जोश में आए कि यार आज तो मतलब एनवायरमेंट, मतलब आज पर्यावरण को तो आज हम बिल्कुल तैयार कर देंगे, आज तो प्रकृति को तो आप देखो अब आप क्या होता है क्या नहीं होता है। और इस तरीके से बिल्कुल भयंकर जोश में आकर के आपने 1 लाख पेड़ लगा दिए। सरकार भी ऐसी करती है, आपने सुना है कि नहीं? देखा है? 1 लाख पेड़ लगा दिए। आपने क्या कर दिया? 50,000 पेड़ लगा दिए, आपने 1000 पेड़ लगा दिए, आपने उठा करके फोटो खिंचवा ली, आज मेरा जन्मदिन है और आज मैंने 50 पेड़ लगा दिए। होता है? साल भर तक कोई एक्टिविटी नहीं है, अगली बार के जन्मदिन में, पिछली बार अपन ने 50 पेड़ लगाए थे, इस बार गरीबों में खाना बांटेंगे। अब पता नहीं ये पेड़ लगाने की बारी कब आएगी, अब किस जन्मदिन में आएगी। आर यू गेटिंग मी? यस सर। अब बेसिकली इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक बार आपने पेड़ तो लगा दी, लेकिन इस पेड़ को आपने एक बार लगाया, लेकिन आप इसमें से बार बार क्या कर रहे हो? फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेते जा रहे हो। आपने वन एक बार लगाया और अब बार बार वनोत्पाद प्राप्त करते जा रहे हो। अब ये वनोत्पाद मतलब क्या? तो वनोत्पाद को कमर्शियली दिमाग में मत रखो कि एक्चुअली यहां पर बात एक्चुअली भिलावा या फिर अच्छी बात कर सकते हैं चिरौंजी या फिर लाख या फिर एक्चुअली लकड़ी, सिर्फ इससे संबंधित नहीं है। स्पेशली इसका यूज हम लोग जलाऊ लकड़ी के लिए भी करते हैं। कई गरीब लोग हैं, आज तक उनके पास में गैस नहीं है, आज भी वो चूल्हा जलाने के लिए यहां पर फायरवुड्स, जलाऊ लकड़ियों को लेकर के आते हैं। एंड दैट इज द ओनली सोर्स, और यही एकमात्र स्रोत है उनके पास में। बात समझ में आ रहा है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्या हो जाता है, यस डेफिनेटली वेजिटेशन एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक स्टे द सॉइल ऑन इट्स ओन प्लेसेस। वनस्पति मृदा को अपने स्थान पर रोक कर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, और इसके लिए इसको मेंटेन करना और अपने स्थान पर बने रखे रहने देना बहुत जरूरी है। इफ दैट इज रनिंग आउट, अगर वो यहां पर खत्म हो जाता है, सो नेक्स्ट प्लांट बड़ा सिंपल है। जैसे कि आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके घर की बात कर लेते हैं। आज आपके पास में एक पीपल का पेड़ है, आपने आज लगा दिया, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, किसी को लकड़ी की जरूरत पड़ी, उसने पीपल का पेड़ काट करके लेके चला गया। अब अगली बार पीपल का पेड़ कब लगाओगे? और लगाओगे तो क्या उतना बड़ा पेड़ वापस मिल जाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 5-6 साल के बाद में एक्चुअली वापस वो उस ग्रोथ को प्राप्त कर पाएगा। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। सो एक्चुअली यहां पर बहुत जरूरी है मैक रेगुलरिटी, नियमितता बनाने के लिए बहुत आवश्यकता है, और फॉरेस्ट्री में रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप 6 मंथ्स में, 3 महीने में आप एक एक करके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने या फिर जिससे भी है। सो उसमें रेगुलरिटी बना करके रखो। आप अगर एक बार लेकर के बार बार करते हो तो आप बार बार के लिए बार बार करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि आपको वनोत्पाद बार बार चाहिए, आप हमेशा लेते रहना चाहते हो, तो एक्चुअली यहां पर फॉरेस्ट्री का काम भी आपको बार बार करना है और हमेशा करते रहना है। गॉट इट हियर नाउ? यस सर। Yes, sir. और इसके थ्रू एक्चुअली हमारे पास में, इसके माध्यम से हम यहां पर सॉइल के इरोजन को, मृदा के अपरदन को बेहतर तरीके से रोक पाते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। मैंने कहा नियंत्रित चराई कराना। नियंत्रित चराई का मतलब यह हो जाता है कि एनिमल्स को खाने से रोकना नहीं है। एनिमल्स तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो एक्चुअली यहां पर आपके दूसरे एक्टिविटीज को वो अफेक्ट करेंगे, दूसरी गतिविधि को प्रभावित करेंगे। दे कुड नॉट यूज देयर प्रॉपर एनर्जी, वो अपना पूरा ऊर्जा उपयोग नहीं कर पाएंगे। ओके, और ऊपर से भगवान आपको श्राप देगा, वो अलग है ना, कि भैया पशु को, बेजुबान जानवर को आप भूखा रख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है।
करना क्या है, बहुत सिंपल है कि लिमिट द एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि की सीमा बांधो आप, ओके, और द ग्रेजिंग लैंड, राइट, चारागाह, ग्रेजिंग लैंड, चारागाह, चारागाह की क्या करना है, आप एक सीमा बांधो। अब जब आप किसी सीमा को बांधोगे तो इसमें कई बेनिफिट मिलते हैं। पहला तो ये कि अगर आप ओपनली यानी कि खुल करके अगर ग्रेजिंग कराते हो तो यहां पर जानवर कितना चारा कहां से कितना खा रहा है आपको पता थोड़ी ना पड़ेगा कि कितनी वनस्पति खा गया, अभी जरूरी है अपने को लगाने की कि नहीं लगाने की जरूरी है। और सीधी सी बात है, एक्चुअली क्या हो जाता है भाई, आपकी भूमि हो तो समझ में आता है, आप दूसरे की भूमि में जाकर के आप बगल वाले के यहां पर जाके पौधा लगा के देता हो, बगल वाले के घर में जाकर के उसके गमले में एक पौधा लगा करके बताओ, खरीद के लाओ पौधा, और पौधा आप खरीदो और आप जाके लगा के बताओ और वो आपसे कुछ नहीं बोले, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? नहीं जी। अरे जब गमले में नहीं हो सकता तो जमीन पे कैसे होगा? लैंड, लोग एक दूसरे के ऊपर क्या क्या कर जाते हैं इसके लिए, भूमि के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर यही चीज सबसे खास बात है, अगर हमने ग्रेजिंग लैंड को लिमिट कर दिया, चारागाह को अगर हमने सीमा में बांध दिया, तो जब आप जानवरों को चराओगे यहां पर, तो जानवरों को चराने के बाद में एक्चुअली आपको पता पड़ता रहेगा कि जानवर कितना चर गए, अभी और एक्चुअली रिक्वायरमेंट है क्या, तो फिर और एक्चुअली पौधे उगाना। भाई सिंपल सी बात है, आपने इस जगह पर पौधे उगाए, जानवरों ने चर लिए, अरे कम पड़ गए, काम करो जानवरों को शिफ्ट करो यहां पर, ये वाले चरते रहेंगे, तब तक अपन ये वाले यहां और उगा लेते हैं थोड़ा सा। सो बेसिकली व्हाट दैट गिव्स यू अ वाइजनेस, मतलब यहां पर आपको एक प्रकार से ये बुद्धि या कह सकते हैं कि एक प्रकार की समझ प्रदान करता है, और इस समझ के माध्यम से आप चीजों को मेंटेन कर पाते हो, आप चीजों को क्या करते हो, अनुरक्षित कर पाते हो। और इसी के थ्रू एक्चुअली सबसे पहले तो आप लैंड के मतलब यानी कि भूमि का जो उपजाऊपन है, लैंड का एक्चुअली जो हमारे पास में फर्टिलिटी है उसको बनाए रखते हो, और साथ ही साथ एक्चुअली यहां पर ग्रेजिंग यानी कि चारागाह जो है, या अगर हम कहें तो पशु चारण भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। किसी को कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट वी डिस्कस ऑन द कवर क्रॉपिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवरण फसलें। तो हमें आवरण फसलें उगानी चाहिए। अब आवरण फसलें मतलब क्या हो जाता है, तो बेसिकली ये जो आवरण फसलें होते हैं ये बंडिंग का काम करते हैं, यानी कि किसका काम करेंगे, बंडिंग का। बंडिंग मतलब मेड़बंदी का काम। सो बेसिकली अभी मैंने आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया? मैंने कहा कि बेसिकली हमारे पास है वो बड़ा वाला अपन ने घर बनाया, ये बड़ा वाला घर सबको अच्छा लगा कि नहीं? बड़ा वाला घर ये वाला जो मैंने बनाया, ऐसा Yes, गार्डन sir. है ना, यस सर। अच्छा लगा ना? दैट्स गुड। यहां हाँ। से मेन गेट से अपन अंदर घुसेंगे, राइट? चलो, तो यहां पर अपन ने जो मेड़ बनाई, यहां पर जो अपन ने मेड़ बनाई है ना, ये जो मेड़ बनाई थी, ये जो बंडिंग बनाई थी, अब कैसा हो, अब मुझे बताओ, इसमें और मजा आ जाएगा कि नहीं अगर अपन इस मतलब बंडिंग के जगह कुछ ऐसा डिजाइन वाला पौधा लेकर के आ जाए, कुछ डेकोरेशन एक्चुअली यहाँ पर प्लांट जो अपने आप में बंडिंग का काम करे, पास 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 पास, पास लगा दो। अब जैसे डिटोनिया वगैरह लगाते हैं, डिटोनिया क्यों लगाते हैं बाउंड्री की जगह? सुना है डिटोनिया? नो सर। है ना, क्यों लगाते हैं? उसका कारण ये है कि जानवर लोग नहीं खाते उसको, है ना, जानवर लोग खाते नहीं है, और एक्चुअली वो एक तरह से बाउंड्री का काम करता है, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। आप अपने घर के अंदर मेड़बंदी के लिए इस तरीके का प्रयोग कर सकते हो। अब यहां पर तो छोटे छोटे में आप कुछ मतलब एक्चुअली अलग अलग तरीके के पौधे हैं, कुछ भी बेसिकली लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, ऐसे कई प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो आपके लिए काम करेंगे। आप छोटे 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 बड़ा करके, तो क्या दैट एक्चुअली आल्सो गिव्स यू अ वेरी गुड लुक रादर देन ईंट पत्थर। ईंट पत्थर लगाने के बजाय एक्चुअली यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर सुंदर सुंदर जो पौधे होंगे वो लगा दोगे तो उसके लुक भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। दूसरी बात, अगर अपन एक्चुअली एग्रीकल्चर लैंड पे आ जाओ, कृषि भूमि पर आ जाओ, तो कृषि भूमि पर हमारे पास में क्या हो जाता है, आने जाने का रास्ता, या फिर जैसे कि हमारे पास में हमने चावल बोया एक ही के ऊपर, दूसरे में एक्चुअली हम लोगों ने सपोज एज एन एग्जांपल हम लोगों ने एक्चुअली लौकी वगैरह कुछ लगा दिया, या फिर तीसरे पे कुछ यहाँ पर लगा दिया, तो एक ही एग्रीकल्चर लैंड पर हम 4 टाइप की फसलें उगा रहे हैं एक सीजन की। और ऐसे में दरअसल इन फसलों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डू द बंडिंग, हम लोग बंडिंग कर देते हैं। अब जब बंडिंग की है हम लोगों ने, जब ये मेड़बंदी करी, तो इस मेड़बंदी में एक्चुअली ये कहीं ना कहीं जमीन का कुछ हिस्सा
हमारा व्यर्थ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां कुछ उगा रहे हैं क्या हम लोग? ये तो बस मेड़ बना के छोड़ दिया अपन ने। एम आई राइट? एक तरह से तो ये हमारे लिए लॉस भी है। तो इसमें सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या हो जाता है, आप कुछ ना कुछ ट्रीज, जैसे कि आम का पेड़ या फिर एक्चुअली यहाँ पर अमरूद के पेड़, ऐसे एक्चुअली कुछ यहाँ पर जो गार्डन फ्रूट ट्रीज जो होते हैं, आप उनको यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, सागौन के पेड़ लगा दो आप, साल के पेड़ लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सागौन और साल के पेड़ जो होंगे ये आपकी खेत को अलग अलग कर देंगे। ना तो इनको कोई खाता है, कोई खाता वता तो है नहीं, तो ऐसे में क्या बेनिफिट मिल जाएगा? कोई खाता नहीं, मतलब जानवर वानवर नहीं खाते, कोई और एक्चुअली यहाँ पर काम नहीं है। अब यहाँ पर ये पेड़ लगे रहेंगे, 2-3 साल के बाद में आप काट लो, जितना एक्चुअली चावल में आपको मुनाफा मिला उतना मेड़ पे से निकल आएगा। आया कि नहीं? समझे? यस सर, यस। एक तरफ से आपकी मेड़बंदी हो गई, एक तरफ से एक्चुअली आपके पास में एग्रीकल्चर का बेनिफिट मिला, तीसरी तरफ एक्चुअली आपका सॉइल कंजर्वेशन हो गया, मृदा बहने से रुक गई, इधर उधर यहां पर नहीं जा रही है। सो दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ कवर क्रॉपिंग। ये अगर हम कहें तो हमारे पास में एक प्रकार के आवरण फसलों को उगाने का एक सबसे बेहतर तरीका होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि देयर इज 2 कॉन्सेप्ट्स, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम कहते हैं एक को क्रॉपिंग और दूसरा कहलाता है फार्मिंग। ओके, ये कहलाता है फसल और ये कहलाता है खेती। समझे दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले मैं आपको पूरा लिख दूं, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित। मैं ये सारी चीजें एक बार और आपको अच्छे से समझाऊंगा। कहां पे? एग्रीकल्चर बताऊंगा ना मैं, कृषि, तब समझाऊंगा। ठीक है, अब जब बात करते हैं मिक्स क्रॉपिंग यानी कि जब मिश्रित फसल की बात करते हैं, सो मिश्रित फसल यानी कि मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ऑन अ सेम लैंड ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप। ठीक है, एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल उगाना। समझे? किसी का डाउट तो नहीं है? मतलब इसके लिए कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्रॉप सीजन को देखना बहुत जरूरी होता है, कौन सी फसल ऋतु है और उस फसल ऋतु में कौन कौन सी फसलें आ रही हैं, और इसमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स लगती हैं। और वो टेक्निक्स वगैरह क्या है तो वो सब मैं एक्चुअली अब जब एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली वो किस टेक्निक से। सो प्रॉपरली यहां पर कुछ स्पेशल टेक्निक को अपना करके ही मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। किसी को भी यहां पर उठा करके मिक्स में नहीं बोल देते हैं कि बस सीजन सेम होना चाहिए, मिक्स में तो कुछ भी डाल दो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, राइट? क्योंकि कमर्शियली उसका यूज नहीं हो पाता, फालतू का काम हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ सोचो। ओके, आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, ये कुछ ऐसा ना हो जाए पता पड़ा कि मूंग दाल और चावल ये दोनों का कॉम्बिनेशन उठा करके आपने फेंक दिया, ठीक है, और उसके बाद में फिर बैठ करके घर वालों को बीनने में लगा रहे हो। समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसा जैसे कि 5 किलो मूंग दाल 5 किलो चावल के साथ में ला करके आपने 10 किलो बना दिया, आप बैठ करके उसको 5-5 किलो कर रहे हो। सो लाभ के जगह हानि ज्यादा कर देगा, मेहनत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी कारण से काफी सोच समझ के काम करना पड़ता है। टेक्निक क्या होता है वो अपन बात करेंगे बाद, लेकिन एक क्रॉपिंग समझ में आ गई। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? मिश्रित फसल। Yes, sir. दैट्स गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती। सो इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, यह वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार होता है। अब यहां पर कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक खेती, कमर्शियल मतलब क्या हो जाता है? कमर्शियल वाणिज्यिक का मतलब होता है पैसे कमाने के उद्देश्य से। ओके, पैसे कमाने के उद्देश्य से। व्हेन एक्चुअली वी कंप्लीटली हैज फोकस ओवर द मार्केट टू ग्रोइंग द क्रॉप्स। ठीक है, मतलब फसलों को उगाने के लिए पूरा ध्यान हमारा बाजार की तरफ। समझ में आया? Then what the way or the techniques for the agriculture practice you use is called as the commercial farming. तो उस आधार पर जो कुछ भी तकनीक और विधियां आप उपयोग करते हो कृषि या फसलों को उगाने के लिए, उसे हम कहते हैं वाणिज्यिक खेती। समझ में आया?
समझ में आया Yes, कि sir. नहीं? आर यू ऑल गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. अब बड़ा सिंपल है। बेसिकली क्या हो जाता है, देखो अब यहां पर आप समझिएगा, यहां जब अपन कमर्शियल की बात करते हैं, यानी कि जब वाणिज्य की बात करते हैं, तो वाणिज्य में काफी कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जस्ट लाइक एज एन एग्जांपल, जब आपने क्या किया, डेरी मिल्क नहीं, एक्लेयर्स जानते हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. डेरी मिल्क एक्लेयर्स है ना, खाइए आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैसी बात कर रहे हो सर, वही खा के तो बड़े हो। गुड, बहुत बढ़िया। Yes, sir. अच्छा, अब क्या हो जाता है, ये जो एक्लेयर्स अपन ने खाई, राइट, ठीक है, अभी खाना नहीं है, इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं भूल गया, ठीक है, जस्ट आई एम गेटिंग नाउ। मैंने कहा बहुत सिंपल है, मैं एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप दुकानदार भैया के पास में गए, ठीक है, दुकानदार भैया से बोला भैया 10 रुपए की एक्लेयर्स देना। भैया ने क्या किया, 1 रुपए की एक एक्लेयर्स आती है, अब पता नहीं कितनी की आती है, तो अब क्या हो गया है, उन्होंने 10 एक्लेयर्स आपको दे दी, 10 एक्लेयर्स दे दी, आपने 10 एक्लेयर्स ले ली, और जब आप थोड़ा सा आगे गए, आगे जाकर के क्या हो गया, वो आपके हाथों से गिर गई, ठीक है, आपके हाथों से गिर गई रोड पे, सड़क के किनारे, समझे? तो आप क्या उठा लोगे उसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो सर। ठीक है, यस सर वाले जो है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ओके। सो बेसिकली अगर अपने हाथ से गिर जाती है कोई चीज, रोड पे गिर गई है, तो वो तो गंदी हो गई ना, ठीक है। सो वी जनरली नॉट, ठीक है, पिक अगेन, उसको वापस अपन नहीं उठाते। नहीं, सर। अपन देखा थोड़ा सा गंदा वंदा नहीं हो सर, गया, अगर गंदा नहीं रैपर हुआ, गंदा नहीं हुआ तो चलो ठीक है, अपन ने देख लिया, लेकिन अगर गंदा हुआ, थोड़ा बहुत भी अगर गंदा हो गया, या फिर एक्चुअली उसके आसपास थोड़ी सी कोई भी गंदगी, या फिर उसके आसपास पता पड़ा यहां पर कचरे का पूरा वो है, कूड़ा बोलते हैं ना हम लोग उसको, वो रखा हुआ है, और आप यहां पर जाकर के यहां टॉफियां आपकी गिर गई, वहां ऑलरेडी बदबू आ रही है, आखिर कचरा नहीं है वहां पर, लेकिन बदबू आ रही है, यू विल डू नॉट एक्चुअली जस्ट पिक दैट अगेन, आप वापस उसको नहीं उठाओगे, आप पूरे के पूरे 10 गोलियां छोड़ दोगे। समझ में आया? यही करोगे ना? जाने दो भाड़ में, अपन जाकर के फिर से नहीं Yes, sir. 10 एक्लेयर्स लेकर के आ जाते हैं। भाई कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? या फिर आपने देखा भाई 10 में से, भाई अगर 10 गिर गई, 10 में से 5 आपको ठीक लगी, आपने 5 उठा ली, बाकी की छोड़ दी, ऐसा भी तो होता है कि जाने दे यार, अब इतना ज्यादा भी लालच करना अच्छा नहीं है, ठीक है? ऐसा होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, दैट्स Yes, sir. हाँ, लेकिन एक्चुअली ये क्योंकि आप हो, आप कौन हो? आप हो कंज्यूमर, आप कौन हो? उपभोक्ता, और इसी कारण से आप इतना सोच रहे हो। लेकिन अगर आपके जगह दुकानदार होगा तो क्या करेगा? अगर गिर जाएगी तो फटाफट सारी उठाएगा, सूखे कपड़े पे रखेगा, ऊपर से पोंछ पाछ करके वापस बर्तन में डाल देगा। स्टार्ट्स, आप वापस जाओगे और एक्चुअली हो सकता है कि पिछली बार जिसकी टॉफियां गिर गई थी, उसी की टॉफी आप यहां पर दुकान से खरीद के लेकर के आ रहे हो। मतलब मेरा सिर्फ कहना क्या इतना है, क्या कहने का मतलब है आप समझ रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हेन यू थिंक ऑन कमर्शियली फॉर एनीथिंग, जब आप किसी भी चीज के लिए वाणिज्यिक रूप से सोचते हो, यू मतलब आप ये देखते हो कि वहां पर तिनका भी, एक छोटा सा तिनका भी आपको नुकसान नहीं देना चाहिए। और एक्चुअली यही चीज मिक्स्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, यही जो है वो मिश्रित खेती का अवधारणा है, संकल्पना है। क्या कहता है ये? मिश्रित खेती कहता है बहुत सिंपल कि एक तिनका भी, जब आप खेती कर रहे हो ना, तो तिनका भी खराब नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए मिक्स्ड फार्मिंग में क्या हो जाता है? एनिमल रियरिंग, पशुपालन और फार्मिंग, खेती, ये दोनों आप एक साथ करते हो। गॉट इट हियर? जिससे क्या हो जाता है, जिससे एक्चुअली मैंने यहां पर लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप फार्मिंग करते हैं तो इसी फार्मिंग में जो हमारे पास वीड्स यानी कि जो खरपतवार हैं, या फिर एक्चुअली जो भी हमारे पास में क्रॉप रिमेन्स यानी कि फसल के जो अवशेष होते हैं, ये सब एक्चुअली एज अ फॉडर, चारे के रूप में पशुओं के लिए काम आ जाते हैं। क्लियर है? और इसी के थ्रू एक्चुअली हमारे पास में कहीं ना कहीं जब पशु हमारे पास में होते हैं, तो इन पशुओं से हम लोग डेयरी, यानी कि यहां पर डेयरी है, डेयरी के बाद में एक्चुअली यहां पर मीट है, मांस है, दुग्ध है, या फिर ये सारी चीजें एक्चुअली हमारे पास में इनका उपयोग कर लेते हैं। ओके, दूसरी बात, एक्चुअली इनके जो रेसिडुअल होते हैं,
यानी कि पशुओं के जो अवशिष्ट होते हैं, दिस रेसिड्यूल्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर द बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स, जैव रासायनिक खादों को तैयार करने के लिए पशुओं के जो अवशिष्ट है उनका भी उपयोग हो जाता है। सो इस तरीके से क्या हो जाता है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है भाई, आप देखो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, फसल से हमारे पास अवशेष बच नहीं रहे हैं और इनके जो अवशेष हो रहे हैं वो फसलों के लिए काम आ रहे हैं। सो दैट इज वी कॉल्ड एज द मिक्स्ड फार्मिंग। समझ में आया? यस सर। अब ये जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है, मिश्रित खेती जब अपन करते हैं, तो मिक्स्ड फार्मिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है? मिक्स्ड फार्मिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि एक ही एग्रीकल्चर लैंड पर आप सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, इस कारण से एक्चुअली यू आर गोइंग टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, और यही कारण है कि आप मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखते हो। और मृदा का उपजाऊपन क्योंकि बनाया हुआ है, क्योंकि हमेशा से अगला बेहतर तरीके से रहता है, एंड दैट्स व्हाई, और यही कारण है कि देयर इज नीड नॉट टू फैलो द लैंड, आपको भूमि को परती नहीं छोड़ना पड़ता। वैलो लैंड मीन्स व्हाट? परती भूमि का मतलब क्या होता है मालूम है सबको? हम इसको बोलते हैं फैलो लैंड। फैलो लैंड, ओके, FALLOW, फैलो लैंड, परती भूमि। परती भूमि जानते हैं सब लोग? यस सर। क्या करते हैं इसमें बताओ? फैलो लैंड क्या होता है? उसमें कुछ बोया नहीं जाता। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं बोया जाता? अब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। जनरली परती भूमि, फैलो लैंड का मतलब एक्चुअली एक ऐसी लैंड होती है विच इज केप्ट वैकेंट, केप्ट वैकेंट, जिसे खाली छोड़ दिया जाता है। खाली छोड़ दी गई भूमि को परती भूमि या फैलो लैंड कहते हैं। व्हाई वी केप्ट वैकेंट, हम इसे खाली क्यों छोड़ रहे हैं? तो उसका रीजन ये हो जाता है कि एक्चुअली एवरी काइंड्स ऑफ द लैंड हैज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलिटी और द न्यूट्रिशन कंटेंट। प्रत्येक प्रकार के भूमि का एक निश्चित और निर्धारित पोषक यहां पर तत्व उसमें प्राप्त होते हैं। When you are continuously have, जब आप निरंतर क्या करते हैं, a similar kinds of the actually crops are growing on the same land, that actually going to reduce or loss every time the similar types of nutritions to fulfill the requirement of the same crops. एक ही प्रकार की फसल को लगातार जब अपन बोते हैं तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व उस मृदा में से निकलते चले जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि वह मृदा निरंतर एक ही प्रकार के फसलों को एक ही प्रकार के पोषक तत्व देती जाती है। क्लियर है? एंड वंस अपॉन अ टाइम देयर इज कम, एक ऐसा समय भी यहां पर आ जाता है व्हेन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर गेटिंग लॉस्ट बाय दैट लैंड फॉर विच यू आर ग्रोइंग द क्रॉपिंग, और फिर उस भूमि में वो विशेष प्रकार का पोषक तत्व समाप्त हो जाता है जिसकी खेती आप वहां पर कर रहे हो। एंड दैट्स व्हाई नाउ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शंस आर डज नॉट इनकर्ड बाय दैट पर्टिकुलर लैंड फर्दर अहेड, और उस भूमि के द्वारा आगे चल करके आपको अपेक्षित जो फसलोत्पादन है वो आपको नहीं दे पाती है। एंड यू थॉट, और आप सोचते हो कि एक्चुअली द लैंड गॉन इनफर्टाइल, कि भूमि जो है वो अनुपजाऊ हो चुकी है। सो टू हैव द नेचुरल रिकवरी, ओके, रिकवरी नेचुरली बाय द लैंड, मतलब यहां पर वह भूमि प्राकृतिक रूप से पुनः अपने आप को उबार ले, पुनः उसमें उपजाऊपन आ जाए, उसके लिए क्या किया जाता है? वी केप्ट वैकेंट टू द लैंड फॉर अराउंड 5 to 6 years, that depends on the fertility. ओके, 5 से 6 साल के लिए आप उस भूमि को या खेत को खाली छोड़ देते हो, और इस खाली पड़ी हुई भूमि जिस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, व्हाट वी कॉल टू दैट एज द फैलो लैंड, उसे हम परती भूमि कहते हैं। गॉट यू नाउ? यस सर। अब ये फैलो लैंड की दिक्कत कहां पर आई? ये फैलो लैंड की दिक्कत नंबर 1 बेसिकली सबसे बड़ी आई, कारण क्या है? बिकॉज दैट एक्चुअली दैट अर्न द इनफर्टिलिटी ड्यू टू द सेम क्रॉप्स और वट एवर द अदर एक्टिविटीज। ओके, विभिन्न प्रकार की गतिविधि, या अगर हम कहें तो एक ही प्रकार के फसल को बोए जाने के कारण से इसमें अनुपजाऊपन आ गया, और इसी कारण से अपने को इसको खाली छोड़ना पड़ा। अगर एक्चुअली यहां पर ये इसमें फर्टिलिटी नहीं जाती, if the actually soil doesn't do loss to its fertility, do you kept it fallow? क्या इसमें उपजाऊपन अगर नहीं जाता तो क्या आप उसको परती छोड़ते? क्या नहीं।
नो सर। है ना, नहीं छोड़ते, सिंपल सी बात है। और यही चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो इफ वी मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी नेवर नीड टू फैलो द लैंड। जब यहां पर उपजाऊपन अगर भूमि का बना रहता है तो हमें कभी भी उसको परती भूमि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। द रीजन बिहाइंड, उसके पीछे कारण क्या है, तो आप इसको ये भी समझिएगा, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक मेनली स्टडी कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर मुख्य रूप से हमारा अध्ययन हो रहा है, दैट आई एम सेइंग टू यू ऑल, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट, सॉइल। है ना, मृदा संरक्षण पर हम लोग बात कर रहे हैं। और सॉइल कंजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सॉइल कंजर्वेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेलो लैंड्स आर ओपन lands with that of the loose particles of soil which having a very highest extensive amount of the soil erosion। परती भूमि का तात्पर्य खुली हुई भूमियां हैं जहां पर मृदा के ढीले कण बिखरे हुए हैं और यहां बहुत भयंकर अपार क्या होगा, मृदा का सरलता से अपर्दन होगा। और इसी कारण से हमको क्या करना है, हमारी पूरी कोशिश है कि जहां तक हो सके we need to reduce kept fallow the lands। हम यहां पर भूमि को परती नहीं छोड़े, जिसमें एक्चुअली हमारे पास मिक्स्ड क्रॉपिंग तो एक आपको मिक्स्ड एक्चुअली फार्मिंग तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका मिला, यानी कि मिश्रित खेती का एक बहुत अच्छा तरीका आपको मिल गया। तो सबको समझ में आया यहां तक, कुछ डाउट? नो सर। नो डाउट। यहां से अपन आगे चलेंगे। नाउ एक्चुअली द नेक्स्ट वन, आगे की बात करते हैं क्रॉप रोटेशन, जो इसी के साथ में लिंक्ड है, जो मैंने सब कुछ कॉन्सेप्ट दिया है ना, उस कॉन्सेप्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। बोलते हैं शस्यावर्तन। शस्य, कृषि को संस्कृत में शस्य कहते हैं। शस्य श्यामला मातरम वंदे, सुना है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शस्य का मतलब होता है कृषि, फसलें, ओके। और श्यामल की तरह फसल हमारे भूमि पर, मतलब मातरम वंदे मतलब मेरी मातृभूमि पर हमेशा लहलहाती रहे, और ऐसी मेरी कामना है। सो बेसिकली हु रॉट दैट सॉन्ग? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन विच बुक? आनंद मठ। अरे रे रे रे, अरे रे रे, क्या ठीक है, ठीक है। आनंद मठ में लिखा था 1875 में, 1875 में। और व्हाट अ ग्रेट बुक, बुक भी बड़ी शानदार थी आनंद मठ। एक्चुअली व्हाट इज द स्टोरी लाइन ऑफ द आनंद मठ? सन्यासी रिवोल्ट। सर ये शायद सूखे के बारे में थी, जो बंगारम पढ़ा था उसके। सन्यासी विद्रोह के ऊपर था आनंद मठ, ठीक है, सूखे के ऊपर नहीं थी। ठीक है, वैसे लॉजिक बहुत अच्छा था, गुड। आनंद मठ मतलब ऐसे सन्यासी विद्रोह एक बहुत महत्वपूर्ण था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रहा। उसी पर उन्होंने पुस्तक लिखी, और इसी के दौरान उन्होंने एक बहुत सुंदर ये गाना लिखा था, संस्कृत में था। चलिए आगे बात करते हैं। सो बेसिकली यहां पर मैंने कहा शस्यावर्तन, अब आपको समझ में आ गया। शस्यावर्तन मतलब हमने क्या कहा इसको, क्रॉप रोटेशन, ओके। शस्यावर्तन, इसे हम फसल चक्रण भी कहते हैं, फसल चक्रण भी कहते हैं, ठीक है। फसल चक्रण, शस्यावर्तन, हिंदी में सिर्फ एक ही है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। बेसिकली क्या हो जाता है, अभी मैंने आप लोगों को, सब लोगों को समझाया। मैंने कहा देयर इज एक्चुअली एवरी टाइप्स ऑफ द लैंड हैविंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द फर्टिलिटी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन, है ना। प्रत्येक प्रकार की भूमि का एक निश्चित निर्धारित मात्रा में उसके पास में पोषक तत्व होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? और जब आप एक ही प्रकार के एक्चुअली यहां पर क्रॉप्स को उसमें ग्रो करते हो, एक ही प्रकार के फसल को अगर आप उगाते हो, सो यहां पर एक ही प्रकार का न्यूट्रिशन कंटिन्यूसली हमारे पास में खत्म होते जाता है, एंड दैट लेड टू द इनफर्टिलिटी, वी नीड टू कीप फैलो द लैंड। और इस कारण से अनुपजाऊपन उत्पन्न हो जाता है और हमको भूमि परती छोड़नी पड़ती है, और फिर एक्चुअली हमारे पास में सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने क्या किया, हमने बड़ा आसान सा काम किया। क्या आसान सा काम है, देखो जरा। हमने एक्चुअली क्या किया, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण का मतलब होता है इन थ्रू आउट द ईयर, जनरली इन थ्रू आउट द आई से क्रॉपिंग ईयर, पूरे के पूरे अगर हम कहें तो
फसल वर्ष के दौरान। अब क्रॉपिंग ईयर का मतलब क्या हो जाता है? हमारा ईयर तो जनवरी से दिसंबर चलता है ना? नो सर। नहीं चलता है? यस सर सर। वो अरे भाई, जनवरी से ही शुरू होता है कि नहीं कैलेंडर? जनवरी से दिसंबर तक हम तो यही पढ़ते हैं ना। और बाकी अगर जो अकाउंट्स Yes, sir. वाले हैं वो अप्रैल से पकड़ लेंगे, अप्रैल से मार्च। ओके। और जो क्रॉप वाले होते हैं ना, जो खेती वाले होते हैं, वो पकड़ते हैं जुलाई से लेकर के जून। ये इनका एक फसल वर्ष है, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, और ये एक हमारा सबका ईयर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और ये फाइनेंशियल ईयर जो मैंने कहा, वित्तीय वर्ष जो है, दैट वेरी कंट्री टू कंट्री, ये अलग अलग देशों में अलग अलग है। आप लोगों को मालूम है एक्चुअली यहाँ पर फ्रांस में क्या चलता है? फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष क्या है फ्रांस में? अमेरिका में क्या है मालूम है? अमेरिका में ये वाला है, जुलाई से जून, 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, ये अमेरिका में फाइनेंशियल चलता है। और ये जनवरी से दिसंबर चलता है कहां पर? ये फ्रांस में चलता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, मोदी गवर्नमेंट ने एक्चुअली कहा था कि हमारे पास फाइनेंशियल ईयर को जनवरी टू दिसंबर कर देना चाहिए। सुना था कि नहीं? इससे हमारे पास में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लॉस करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ एक्चुअली कैलेंडर ईयर को सही तरीके से हम नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि अननेसेसरी हम लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि मार्च टू अप्रैल जो है, ये जो मार्च टू अप्रैल का जो सीजन हमारे पास में हम लेकर के चलते हैं, ये मार्च टू अप्रैल इज कंप्लीटली फोकस टू द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। समझे? ये जो मार्च से अप्रैल तक का जो आपका वित्तीय वर्ष है, ये मार्च से अप्रैल तक का वित्तीय वर्ष आपको कृषि अर्थव्यवस्था का लक्षण बताता है। समझे? क्योंकि मार्च से लेकर के अप्रैल क्या करता है? दैट इज डायरेक्टली लिंक टू द एग्रीकल्चर ईयर और द क्रॉपिंग ईयर। ये सीधे फसल या फसल के वर्ष या शस्य वर्ष को सीधे तरीके से बताता है। समझ में आया? Are you all listening to me? You are now listening to me. Yes, sir. हाँ, अब इसमें क्या हो जाता है? अब आप समझिएगा, अप्रैल से शुरू होता है और एक्चुअली हमारे पास में कहां पर जाएगा? मार्च तक जाता है, जिसमें हम 3 सीजन खत्म कर देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग जायद, फिर हमारे पास में आता है खरीफ, और फिर आती है हमारे पास में रबी। ठीक है, राइट? ये 3 सीजन अपन कंप्लीट कर देते हैं। तीनों सीजन को मिलाकर के एक्चुअली हम कहते हैं 1 क्रॉपिंग ईयर। इन तीनों को मिलाकर के एक फसल वर्ष कहलाता है, एक फसल वर्ष। अब क्योंकि इंडिया वाज एवर द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, सो दैट इज द मोस्ट सुटेबल फाइनेंशियल ईयर फॉर अस। ये हमारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त वित्तीय वर्ष था। ओके, लेकिन बिकॉज इंडिया इज गोइंग फॉर अ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड सर्विस इकोनॉमी, क्योंकि अब भारत अग्रसर हो रहा है एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था और एक सेवा अर्थव्यवस्था की ओर बहुत तीव्रता के साथ में। एंड दैट्स व्हाई, और यही कारण है कि वी नीड टू अडॉप्ट January to December, the financial year, which more suitable for the industrial and services sectors, okay, and its activities. समझ में आया? Are you all getting me? Yes. सुन पा रहे हैं? हाँ, चलिए मैं वापस पहुंचता हूं। अब ये जो फसल चक्रण मैंने आपको बताया है, तो फसल चक्रण में क्या हुआ है? यही सारी चीजें जो कुछ मैंने आपको समझाया, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि ऑन एन सिंगल लैंड, एक भूमि पर ही, वी नीड टू ग्रो सीजन वाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स इन अ क्रॉप ईयर। एक फसल वर्ष के दौरान ऋतुओं के अनुसार हमें एक ही भूमि पर सभी प्रकार की ऋतुओं की फसलें उगानी चाहिए।
समझ में आया? यस सर। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा एक रोटेशन चलेगा, चक्र चलेगा कि सबसे लास्ट में जो फसल उगाएंगे वो वापस घूम करके हमारे पास में आ जाएगी। और ऐसा ही एक्चुअली रोटेशन हम चक्रण लेके चलेंगे। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इसके हमारे पास में कुछ बेनिफिट्स इस तरीके से मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि दरअसल एक्चुअली यहां पर हर एक, मैंने अभी आपको बताया, हर एक टाइप का प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है। हर एक मतलब पौधे के प्रकार की पोषक आवश्यकताएं अलग अलग है। एंड एवरी प्लांट आल्सो, ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर गिविंग द क्रॉप प्रोडक्शन सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द लैंड। फसल उत्पादन के बाद प्रत्येक प्रकार का पौधा कृषि भूमि में कुछ थोड़ा सा अपनी ओर से अलग प्रकार के पोषक तत्व छोड़ भी जाता है। समझे? तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है? अब आप इसमें बेनिफिट देखिएगा। मैंने एक फसल लगाई, मतलब ये है हमारे पास में लैंड और ये है हमारे पास में प्लांट। ओके, नंबर 1 टाइप का प्लांट, नंबर 2 टाइप का प्लांट। इसको अपन ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। ये है हमारे पास में लैंड, ये है लैंड। ओके, और फिर ये है हमारे पास में नंबर 1 टाइप का प्लांट, एक प्रकार का पौधा। समझे ना? ये नंबर 2 टाइप का प्लांट, ये नंबर 3 टाइप का प्लांट और ये नंबर 4 टाइप का प्लांट। समझ में आया? अब क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल है। ये जो लैंड है, इस लैंड में नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। दैट गिव्स सम, इसको अपन ऐसे, दैट गिव्स सम न्यूट्रिशंस टू द लैंड। ये अगर हम कहें तो भूमि को कुछ यहां पर पोषक तत्व प्रदान करता है, ये जो प्लांट है। एंड आल्सो रिसीव सम अनदर न्यूट्रिशंस। ओके, ये प्लांट कुछ लेता है, कुछ देता है। ये प्लांट भी कुछ लेता है तो कुछ देता है। ओके, ये प्लांट भी कुछ लेता है तो इस भूमि को कुछ देता है। ये प्लांट भी कुछ इस भूमि को देता है तो कुछ इस भूमि से लेता है। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। अब इसको, हाँ, अब इसको कुछ इस तरीके से आप समझिएगा कि दरअसल एक्चुअली यहां पर बड़ा इजीली आप देख सकते हो। ये जो पहले वाला प्लांट है, इसको जो चाहिए ये बोर्ड करता है। सेकंड नंबर का प्लांट जो है, ये वो इस लैंड में छोड़ के जाता है जो फर्स्ट नंबर के प्लांट की रिक्वायरमेंट है। समझे? और यहां पर क्या होता है, थर्ड नंबर का प्लांट को जो चाहिए ये सेकंड नंबर का प्लांट छोड़ के जाता है। समझे? और यहां पर ये फोर्थ नंबर के प्लांट को जो चाहिए ये फर्स्ट नंबर का प्लांट छोड़ के जा रहा है उसके लिए। समझे? एंड वाइस एंड वर्सा। और इस तरीके से चीजें हमारे पास में आती हैं। आर यू ऑल गेटिंग मी हियर? यस सर। और इस तरीके से आखिरी में जब हम सबसे पहला वाला पौधा उगा करके आखिरी में जब उस पौधे के टाइम पर पहुंचते हैं और हमारे पास में एक क्रॉप ईयर, एक पूरा एक फसल वर्ष हमारा पूरा हो गया है, तो फसल वर्ष पूरा होने के बाद में जब इस प्लांट को हम उगाते हैं, इस पौधे को हम उगाते हैं, तो वी गॉट द सेम फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एज वी हैव टेकन इन द लास्ट क्रॉपिंग सीजन। जो पिछले फसल ऋतु में हमको जिस प्रकार का उपजाऊपन इस भूमि से प्राप्त हुआ था, वही उपजाऊपन पुनः एक बार और मुझे इस भूमि से मिल जाता है इस बार भी। समझे कि नहीं? सर फिर फैलो लैंड्स नहीं होंगी ना सर फिर? अरे जब उपजाऊ पर भाई भूमि जब उपजाऊ बनाई है तो काय को फेलो करना है आपको? फेलो करने का मतलब क्या है? नुकसान। भाई कौन कौन सा? इकोनॉमिक नुकसान, एनवायरमेंटल नुकसान, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन या प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, ये कितना सारा नुकसान है। कौन चाहेगा, मेरे को बताओ, कौन चाहेगा फेलो लैंड रखना? हाँ सर, मतलब इससे नहीं होगी ना फैलो लैंड्स अगर ये क्रॉप रोटेशन करते हैं। भाई सिंपल है ना। हम तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेलो लैंड करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? अभी आपने बिल्कुल सही बोला। फेलो लैंड करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इनफर्टिलिटी, अनुपजाऊपन, है ना। और अगर हमने उस एक्चुअली फर्टिलिटी ऑफ लैंड को ही मेंटेन कर लिया,
अगर अपन ने भूमि के उपजाऊपन को ही अनुरक्षण कर लिया, वी नीड नॉट टू केप्ट इट फेलो, हमें उसको फेलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इतने सारे नुकसान से बच गए। यू आर करेक्ट, एकदम सही। नाउ यू गॉट एवरीवन, सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। किसी को भी कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। नो डाउट्स, नो कंफ्यूजन, गेटिंग बैक। चलो आ जाओ वापिस। राइट, चलिए, सो बेसिकली यहां पर आप लोग समझ चुके हैं। नाउ आई एम मूविंग ऑन, मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। द सॉइल कंजर्वेशन टॉपिक इज द सेम, हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं। सो लुक हियर नेक्स्ट, आगे देखिएगा। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट गली इरोजन, okay, and control their formation. Finger gullies can be eliminated by terracing. In bigger gullies, the erosive velocity of water may be reduced by constructing a series of check dams. Special attention should be made to control headwater extension of gullies. This can be done by gully plugging, terracing, और बाय प्लांटिंग कवर वेजिटेशन। ओके, अभी मैं समझाऊंगा सारी चीजें। अवनलिका अपर्दन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुल्याकार अवनलिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनलिकाओं में जल की अपर्दनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनाई जानी चाहिए। अवनलिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनलिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर तथा आवरण वनस्पतियों का रोपण करके किया जा सकता है। सो यू नो ऑल, आप लोग जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गली इरोजन। अवनलिका अपर्दन से क्या तात्पर्य है? ड्यू टू द रनिंग वाटर्स, due to the running waters, what the gullies are formed, the process we call as the gully erosion, है ना? मतलब बहते हुए पानी के कारण जिन नालियों का निर्माण हो जाता है, उस प्रक्रिया को ही अवनलिका अपर्दन की प्रक्रिया कहते हैं। जिसके कारण गलीज जो है वो दो टाइप की बनती है, यानी कि हमारे पास में जो अवनलिकाएं हैं दो प्रकार की बनती है। द स्मॉल, यानी कि जो छोटी छोटी अवनलिकाएं बनती हैं, दैट वी कॉल्ड एज द फिंगर गलीज। इनको हम अंगुल्याकार गली कहते हैं, यानी कि अंगुल्याकार अवनलिकाओं के नाम से पुकारते हैं। छोटी 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 मतलब आपकी उंगलियां जितनी बड़ी हैं उतनी छोटी छोटी एक्चुअली यहां पर गलीज बन जाती हैं खूब सारी, बट दैट एक्चुअली हैविंग द इरोजन, उससे भी तो यहां पर मृदा का अपर्दन हो रहा है। अगर उनको रोकना है तो उनको रोकने का सबसे अच्छा मेथड होता है हमारे पास में टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कर दो, कॉन्टूर बंडिंग कर दो, समझे? समझे? सीढ़ीदार खेती कर दो और कॉन्टूर बंडिंग मतलब समोच्च रेखीय मेड़ तैयार कर दो आप। आर यू आर लिसनिंग टू मी? यस सर। हाँ, तो ये किस में काम करेगा? ये फिंगर गलीज में काम करेगा, छोटी छोटी गलीज में। लेकिन एक्चुअली इफ देयर इज द बिगर गलीज, अगर अवनलिकाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और वहां से आपने देखा होगा छोटे छोटे नाले, नहर जैसे नाले जैसे खूब सारे, मतलब ऐसे हमारे पास पानी का रास्ते बन जाते हैं, खूब सारा बहता है। सो उनको बंद करने के लिए क्या है, उसका सबसे अच्छा तरीका हमारे पास में है गली प्लगिंग, ओके, और प्लांटिंग कवर वेजिटेशन। ओके, स्पेशली गली प्लगिंग उसके लिए काफी महत्वपूर्ण रूप से काम किया जाता है। उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या करते हैं? अवनलिकाओं को बंद किया जाता है, गली को प्लग करना। देखिए, प्लग करना मतलब अवनलिकाओं को बंद कर देना। अभी अवनलिकाओं को किसे बंद करते हैं? तो ये करते हैं एक्चुअली हमारे पास में छोटे छोटे जो पत्थर टुकड़े होते हैं, इन पत्थर के टुकड़ों को उसके बीच में रास्ते में बना देना और ऐसे खूब सारे बनाना। कैन यू ऑल सी? आप लोग देख पा रहे हो इमेज? यस सर। दैट्स गुड। तो ये सर क्या है, ये गली बन गई है, बड़ी वाली गली है ना, छोटी छोटी तो है नहीं। तो इस पर आप सीढ़ीदार कुछ नहीं बना सकते हो। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हम लोगों ने कच्चा इधर उधर से पत्थर लेकर के आ गए और पत्थर ला करके हमने क्या कर दिया है, गलीज को प्लग किया, ओके, अवनलिकाओं को बंद कर दिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, अवनलिका बंद करने से बेसिकली क्या होगा, ये टूटेगा नहीं। टूटेगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसको कंक्रीट नहीं बनाया है,
इसको पक्का नहीं बनाया हुआ है, इसमें खूब सारे गैप छूटा हुआ है बीच बीच में, और जो बीच बीच में गैप छूटा हुआ है पानी निकलेगा इसमें से होकर के, लेकिन मिट्टी नहीं निकलेगी, मिट्टी वहीं की वहीं जमे हो जाएगी। और यहां पर एक्चुअली सिर्फ 1 या 2 साल या 3 साल के बाद में आप देखिएगा तो यहां पर भी मैदान आराम से बन जाएगा पूरा, क्योंकि वहां का आगे की मिट्टी यहां जम जाएगी। ऐसे ही बांध बहुत सारे, मतलब इस टाइप के अगर हम कहें तो गली प्लग, इस प्रकार के अवनलिका को बंद करने के लिए जो गली प्लग होते हैं, ये हमने एक रास्ते में खूब सारे बनाए। एक तो ये बनाया, पीछे की तरफ देखिएगा एक ये बनाया हुआ है, देखें दिख रहा है पीछे की तरफ ये। सो इस तरीके से हमने क्या किया है, ऐसे खूब सारे बना दिए हैं। गली प्लग्स बनाने से बेनिफिट ये होता है कि मिट्टी नहीं बहती, और एक्चुअली हम कहीं ना कहीं यहां पर इस तरीके के बड़े बड़े गलीज को हम प्रॉपर्ली टेकअप कर पाते हैं। अब नोट कर लीजिएगा। यस सर। गुड। सो एक्चुअली हम लोग सॉइल कंजर्वेशन पर ही एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। सो लुक हियर, नेक्स्ट देखिएगा, इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज efforts should be made to protect cultivable lands from encroachment of the sand dunes through developing shelter belts of trees। ये देखो एक्चुअली क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये टर्मिनोलॉजीज को ना रट्टा कर लो आप लोग। आप क्या है, ये कीवर्ड की तरह काम करता है, ओके। और एक्चुअली जैसे आपका आंसर राइटिंग कर रहा है उसमें ये कीवर्ड्स डालो आप, ओके, इस तरीके से। एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला, अब देखो ये है कीवर्ड्स, रक्षक मेखला, ओके, हिंदी वाले समझे, बनाकर तथा अन्य वन्य कृषि करके रोकने का प्रयास करना चाहिए, राइट। लैंड्स नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू द पास्चर्स एंड ग्रेजिंग। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमियों को चारागाह में बदल देना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन मेड टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान बाय द सेंट्रल अरीड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान काजरी ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने का प्रयोग किए हैं। इस बार अपन लोग जो बात कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली इस स्लाइड में जो हमारी डिस्कशन हो रही है, स्पेशली वी आर फोकस्ड टू द अरिड एंड सेमी एरिड जोन और द एरियाज, विशेष रूप से शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों, मतलब स्पेशली मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए अपन बात कर रहे हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? यस सर। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे पास में आती है वो ये है कि जहां कहीं भी डेजर्ट है, स्पेशली द सैंडी डेजर्ट इज डेवलप्ड, जहां पर विशेष रूप से रेतीला या बलुई मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल या फिर बलुई मरुस्थल जहां तैयार होता है, वहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 1, सबसे पहली बात, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि यहां पर वनस्पतियां बिल्कुल नहीं होती, ओके, वनस्पतियां बिल्कुल नहीं होती हैं। रेत पूरी तरीके से है, सॉइल पार्टिकल्स हैज नो मॉइस्चर, मृदा के कणों में कोई नमी नहीं है, दे आर वेरी लूज, वो बड़े ढीले पड़े हुए हैं, एंड इजीली इरोड बाय द वेरी फास्ट ब्लोइंग विंड्स, बहुत तीव्र गति से चलने वाली पवनों से बहुत तेजी से एक देश से दूसरी जगह पहुंच जाती है। और यही कारण है कि इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में, एक्चुअली इन डेजर्ट एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, दैट इज द एक्सपांशन ऑफ द डेजर्ट। सबसे बड़ी समस्या है मरुस्थलों का विस्तार। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके घर के आसपास किसी के यहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, और उसने अगर रोड के बाजू में रेत डलवाई, देखा आपने? यस सर। अगर उसने आपके घर के बाजू में, मतलब यहां पर रोड के बाजू में रेत डलवाई, तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, भले बच्चे उस पे ना खेलें, कुछ नहीं, वो बिल्कुल ढेर पे है, लेकिन दूसरे दिन दैट कवर ऑलमोस्ट द रोड, पूरे रोड पे हर जगह पूरी रेत ही रेत फैल जाती है। होता है कि नहीं होता है? भले बच्चे खेले या ना खेले, लेकिन क्या हो जाता है, छोटी मोटी जो हवा चल रही है, सिर्फ उतनी सी हवा से ही छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं और पूरी तरीके से रेत बिखर जा रही है। तो आप समझो, जितना रेत फैल रहा है, डेजर्ट उतना जा रहा है, मरुस्थल उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो यहां क्या करना है हमारे पास में? सबसे पहला स्टेप, इनटू द डेजर्ट एरियाज, शुष्क प्रदेशों में स्टॉप स्प्रेड
दैट डेजर्ट्स स्पेशली द सैंडी डेजर्ट्स। विशेष रूप से मतलब यहां पर एनक्रोचमेंट अतिक्रमण को रोकना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, यहां पर इसके एक्सपांशन को, मरुस्थलों के विस्तार को रोकना है। तरीका क्या होगा, तरीका बहुत सिंपल है। आपके पास में एक ही तरीका, या तो आप रेत बढ़ने से रोक लो, रेत बढ़ने से रोक लो, और या तो फिर चलने वाली हवा की स्पीड को रोक लो। ये दो काम कर सकते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। या तो आप रेत जो उड़ रही है उसको रोक लो, बाउंड्री बना दो, रेत नहीं जानी चाहिए बाहर यहां से, समझे। या तो क्या कर रहे हो, यहां पर चलने वाली जो हवा है इस हवा को आप रोक लो। आर यू गेटिंग मी? हवा नहीं बहेगी, रेत नहीं जाएगी आगे। क्लियर है? यस सर। चलिए अपन दोनों का क्या किया, अपन ने दोनों का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया और क्या किया, वी स्टार्ट बिल्डिंग द शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द ट्रीज। हमने क्या किया, हमने वृक्षों के दरअसल रक्षक मेखला तैयार कर दी। रक्षक मेखला मतलब क्या हो गया, खूब सारी ट्रीज, मतलब यहां से ये लगभग आधे मतलब किसी की, जैसे एज एन एग्जांपल हम लोगों ने 500 मीटर की, 200 मीटर की, ठीक है, ऐसी एक पूरी पट्टी या बेल्ट तैयार किया और उस पूरे बेल्ट पर सिर्फ ग्रीन ट्रीज लगा दिए, घने घने, बहुत सारे घने घने जो हैं वो पेड़ लगा दिए। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात, विंड्स चाहे कितनी भी तेजी से आए, जब इन पेड़ों से टकराएगी तो सबसे पहले विंड्स की स्पीड कम हो जाएगी, पवनों की गति कम हो जाएगी। और दूसरा, जो भी एक्चुअली यहां पर इन पवनों के साथ में रेत उड़ करके चल रही है वो मैक्सिमम एक्चुअली इस बेल्ट तक सीमित रहेगी, इससे आगे नहीं आएगी, समझे। और क्योंकि हमने ट्रीज लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, तो इनकी जड़ें गहरी तक हैं। अगर रेत का एक परत भी इनके पास में अगर फैल भी जाती है तो दिक्कत नहीं है, पेड़ बने रहेंगे, पेड़ों में दिक्कत नहीं जाएगी। आर यू ऑल गेटिंग मी? समझे कि नहीं? Am I listening to all of you? Yes. यस सर। है ना, ऑडिबल ना? That's good. Can you see? आप देख सकते हैं, ये है डेजर्ट और ये देखो पूरा का पूरा हमारे पास में खेत लगे हुए हैं, लगे कि नहीं। यहां मरुस्थल है, यहां पर आपने ग्रीनरी लगा दी पूरी की पूरी लाइन से, आप देख लो। जिससे क्या हो गया है, जिससे हम लोगों ने लाइन बाय लाइन लगाया, एक ये लगाया, थोड़ा सा इसके आगे लगाया हुआ है, फिर आगे यहां पर लगाया हुआ है। इससे क्या हो जाता है, इससे एक बार में सिर्फ एक परत से, एक बाउंड्री से कुछ नहीं होगा। ऐसी अगर आप 10 15 20 बाउंड्री आप लगा दोगे तो इससे बेनिफिट ही मिलेगा, डेजर्ट्स विल नेवर स्प्रेड, मरुस्थल नहीं फैलेंगे। और इवन एक्चुअली दैट वर्क्स टू रिड्यूस देम और लिमिट देम, मतलब ये उनको कम करने या उनको सीमित करने में भी आपको सहायता प्रदान करेगा। गॉट इट हियर? दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज आखिरी में लिख लीजिएगा कि काजरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1959 एज अ बिगेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएआर इन जोधपुर। काजरी की स्थापना 1959 में आईसीएआर के सबसे बड़े शोध संस्थान के रूप में जोधपुर में की गई थी। इसका काम क्या है था काजरी का? काजरी का काम यही है कि वह एक्चुअली डेजर्टिफिकेशन को किस तरीके से रोक सकते हैं और डेजर्ट्स का रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर वर्कआउट करते हैं। मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों में संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से करना है और मरुस्थलीकरण को किस प्रकार से रोकना है, उसके लिए प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। योजना का निर्माण करना, उनके क्रियान्वयन करने के ऊपर विशेष रूप से कार्य करता हूं। किसी को भी कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा और नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। सर रक्षक मेखला क्या होता है? रक्षक मेखला, रक्षक मेखला ये होता है, ये हरे हरे पेड़ लगे हैं। मेखला का मतलब होता है पट्टी, पट्टी मेखला, मेखला का मतलब पट्टी, ठीक है। और ये जो हरे हरे पेड़ों का निर्माण, हाँ, पेड़ों का जो निर्माण किया ना, ये पट्टी, ये रक्षक, रक्षक किसके रक्षक है? ये भूमि के रक्षक है, मृदा के रक्षक है, जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मरुस्थलों को बढ़ने से रोक रहे हैं। इस कारण से इसको वृक्षों की रक्षक मेखला शब्द का नाम दिया है। ओके, अब यहां पर क्या होता है, सेना की बात करते हैं ना, तो सेना में भी अलग अलग रक्षक मेखला होती है। सबसे आगे चलते हैं धनुर्धर, उनके पीछे
कह सकते हैं कि हाथी वाले उनके पीछे, फिर एक्चुअली ऊंट वाले उनके पीछे, ऐसे पूरी की पूरी, ओके, पूरी की पूरी एक अक्षौहिणी सेना। अभी महाभारत तो सुनी होगी तुम लोगों ने। डन ना? सर ये वन का बता दीजिए। क्या बता दूं? वन्य कृषि। वन्य कृषि। हाँ। वन्य कृषि, अच्छा 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 अच्छा, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या हो जाता है? ये मैं एक्चुअली आपको एग्री, हाँ 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 हाँ, वन्य कृषि, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। एग्रो फॉरेस्ट्री हम कह सकते हैं जिसमें क्या होता है, कृषि और वनीकरण इन दोनों के सामंजस्य को एक साथ बढ़ाया जाता है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हैं इसी फोटोग्राफ को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा यहां पर आप देखिएगा कि कृषि कार्य, देखो यहां पर पूरे कृषि भूमियां फैली हुई हैं, कृषि कार्य हो रहा है, जिसके साथ साथ वनीकरण भी चल रहा है। ओके, वन भी लगाते जा रहे हैं, पेड़ भी लगाते जा रहे हैं, कृषि कार्य भी किया जा रहा है। तो इसके जो सामंजस्य है कृषि और वन, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, वन्य कृषि के नाम से इसको पुकारते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट ट्रीज लगाए गए हैं, ये आप दो तरीके के यूज कर सकते हैं, या तो वो जैसे कि आपके फ्रूट्स वगैरह के पेड़, मतलब ऐसे लगा दो आप, आम के, अमरूद के, जामुन के, तो सीजन में एक्चुअली क्या करेगा, सीजन में आपको एक्चुअली क्रॉप प्रोडक्शन प्रोवाइड कर देगा, यानी कि आपका जो ऋतु है, ऋतु के अनुसार आपको वहां पर फसल उत्पादन दे देगा, गार्डनिंग मिल जाएगी आपको। और एक्चुअली अगर सपोज आप ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पास में दूसरे तरीके होता है, आप साल, सागौन, समझ रहे हैं आप लोग, या शीशम, एक्चुअली इसके जो है ये वाले ट्रीज आप लगा सकते हो। इन ट्रीज का बेनिफिट क्या हो जाता है, इनसे आप उसको रेगुलर बना सकते हो, मतलब यहां पर आप लगातार एक के बाद एक पेड़ लगाते जाओगे, जब बड़े होते जाएंगे तो उनके जो मतलब वुड्स, जो लकड़ियां हैं, दैट कुड बी आल्सो सोल्ड, उनको भी बेचा जा सकता है, तो उनसे बेनिफिट मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं, दैट एक्चुअली वेरी यूजफुल फॉर द ग्रीनरी। ये हमारे को ज्यादा से ज्यादा हरित स्थिति को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होता है ना? समझ में आया अभी? यस सर। हाँ, बढ़िया। चलिए, तो यहां पर आकर के एक्चुअली हमारे पास में the topic of soil, the soil conservation is getting complete। मृदा और मृदा के संरक्षण का टॉपिक एक्चुअली हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिएगा।